गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार और आप सबको पता होगा कि आज है नेशनल पंचायती राज डे। तो आज हम लोग पूरा पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अपना पूरा टॉपिक इसके ऊपर में रहेगा। तो नेशनल पंचायती राज डे की आप सबको शुभकामनाएं। और ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। आपको कमेंट में बताना है कि इस नेशनल डे का आज थीम क्या है। आज प्रधानमंत्री इसके ऊपर में गए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका थीम क्या है आज। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं कि पंचायती राज सिस्टम की भारत में क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हम लोग ने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया। देखिए, आपको पता है कि अपना जो प्यारा सा देश है भारत, तो भारत जो है आज़ाद हुआ 1947 के अंदर में। और जो अपना देश है भारत, मैं थोड़ा सा मेरी डायग्राम खराब हो सकती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ओके। तो इतना बहुत बड़ा देश है अपना। आपको पता है कि जोग्राफिकल एरिया वाइज अपना देश काफ़ी बड़ा है। ओके। तो ये जो अपना देश काफ़ी बड़ा है, इसमें बड़ी आबादी रहती है। और जब 1947 के अंदर में देश आज़ाद हुआ, तो सरकार ये कोशिश कर रही थी कि जो डेवलपमेंट है वो एक छोटे वर्ग, यानी कोई यहाँ पे भी बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा हुआ है, एक छोटा छोटा आदमी जो इस देश में बहुत छोटे काम कर रहा है, वो उन तक डेवलपमेंट को कैसे पहुंचाए। सरकार के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था आज़ादी के बाद। क्योंकि अभी आप जो डेवलपमेंट देख रहे हो, अभी आपके हाथ में 5G फ़ोन है, आप बैठ के इंटरनेट पे क्लासेस देख रहे हो, दिस वाज नॉट द एक्चुअल डेवलपमेंट इन 1947 या उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। सो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी डेवलपमेंट को लेकर। और ज़्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो दिल्ली से रूल करती थी। एक मिनट, माय कंप्यूटर गॉट स्टक। व्हाट हैपेंड? क्या हो गया जी? ओके। पूरा कंप्यूटर स्टक कर गया था, मैंने वापस से रीस्टार्ट किया है। सो अपन डायग्राम बना लेते हैं पहले यार। कोई बात नहीं, ग्लिच एरर वगैरह हो जाती है, ठीक है। ऐसे एरर्स होते रहते हैं, ठीक है। ओके, टेम्प्ररी आप ये समझ लो। कुछ और अच्छे से बना सकता था बट अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि दिल्ली से जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ से रूल करती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रूल करती है दिल्ली से, और जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट से रूल करती है, तो इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि जो डेवलपमेंट है वो हम आज़ादी के बाद 1947 के बाद कैसे पहुंचाएं एक छोटे छोटे लोगों तक। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था कि इन लोकल लोगों की प्रॉब्लम को कौन सुनेगा, इन लोकल लोगों की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, इस चीज़ की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम लोग ने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया। ये कॉन्सेप्ट जो सेल्फ गवर्नमेंट का था, लोकल गवर्नमेंट का, ये कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया। तो ये पूरी मैंने इंट्रोडक्शन की बात कर दी, जैसे कि मैंने डिस्कशन किया, और आपको यही चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत सारे गांव हैं। 1947 के बाद डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज था, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ मैनेज कर सकती है। और ज़्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जिसके कारण से जो उनके डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है उनको समझना सरकार के लिए मुश्किल था। जैसे किसी को साफ पानी चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार दिल्ली से बैठ के या स्टेट कैपिटल में बैठ कर उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती थी। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग रखी, और ये कॉन्सेप्ट सामने निकल कर आया। ओके, तो पूरा डिस्कशन करूंगा इसके अंदर में। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना कि पंचायती राज क्या होता है। देखिए, पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है रूरल इंडिया के अंदर में। जो पंचायत वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आया है। पंच का मतलब होता है फाइव, और आयत का मतलब होता है असेंबली। यानी पंचायत की अगर हम बात करें साथियों, तो 5 एल्डर्स मेंबर। जैसे गांव में अभी भी आप जाओगे तो बड़े बुजुर्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी जो स्टार्टिंग में क्या होता था कि गांव में जब कोई प्रॉब्लम्स होते थे,
तो लोग बोलते थे ना कि चलो ये लोग हैं, ये लोग जो एल्डर्स लोग होते थे, ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, काफ़ी डेवलप होते थे, इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता था। तो जो किसान लोग हैं, किसी बात पे, ज़मीन के बात पे लड़ रहे हैं, या कोई आम डिस्प्यूट है गांव को लेकर जो गांव के इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए लोग बोलते थे कि चलो भैया इस भाई साहब के पास चलो, वो फैसला करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ से निकल के आने लगी। ओके, तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो एल्डर्स लोग होते हैं, वो गांव के लोग ही उनको चुनते हैं, उन्हीं के तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उनके फैसले में मदद करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पंचायती राज जो है एक ऐसा टर्म उन्होंने दे दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट नया है। वैदिक एरा में अगर आप जानोगे तो जैसे आप बुद्धिज्म पढ़ते हो, जैनिज्म पढ़ते हो, तो उसके अंदर में आपको सभा, समिति, विधाता, ऐसे जैसे गवर्नेंट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज मिलेगी जिनका चर्चा पास्ट में किया गया है। तो पंचायती राज एक कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये भारत की धरोहर, भारत के बहुत ही पुराने काल से ये चलता आ रहा है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को। अच्छा, ये चीज़ें याद रखना कि स्टेटमेंट में यही सब पूछ लेते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को, तो ये चीज़ें आपसे पूछेगी। और अगर आप कमेटी कमीशन के ऊपर में यूपीएससी का तो फेवरेट कॉन्सेप्ट है भाई, वो सवाल करेगा। 1992 में 73 ओके थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। यानी ये कोई एक तरह का ना स्कीम है ना वेलफेयर कोई तरह का चीज़ है, इसे पूरी तरीके से हम लोग ने संवैधानिक घोषित कर दिया है। आपको बताना है कि जो पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल से किन आर्टिकल तक चर्चा में आते हैं। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंदर में या आप कमेंट के अंदर में बताइए, क्योंकि कोई कोई चीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिए यार, हर चीज़ बता दूंगा तो फिर मज़ा क्या आएगा पढ़ाने में। तो जान लेते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में। तो जो पंचायती राज है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। इसके बाद से 3 टायर पंचायत सिस्टम यहाँ स्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल के ऊपर में है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल के ऊपर में है, और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में आते हैं। ग्राम सभा जहाँ पे ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, इलेक्शंस जो हर 5 ईयर्स में होते हैं। अच्छा, ये दो टर्म्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इलेक्शन और ग्राम सभा को लेकर। तो आइए इसको मैं डील कर देता हूँ आपके साथ, क्योंकि देखता हूँ बहुत चीज़ें बहुत लोग डील नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें डील करूँगा। तो इलेक्शन यहाँ पे हर 5 साल में होनी चाहिए, क्याची की, पंचायत की। ओके, पंचायत की रेगुलर इलेक्शन होनी चाहिए 5 साल में, और तीनों लेवल पर, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद लेवल पर हर 5 साल में तीनों जगह अलग अलग इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसमें वोट कौन लोग डालेंगे, तो इसमें वोट वही लोग डालेंगे जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी जिनके पास इलेक्शन कार्ड है इसको लेकर कि वो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, उनको ये राइट है, तो वो इस पर वोटिंग करेंगे। जिस तरह से हम और आप क्या करते हैं, हम लोग एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं ना अपने 5 ईयर्स में इलेक्शन जो होते हैं, तो वैसे ही जो आपके ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं किसी गांव के अंदर में, वहां पे उनको एक ताकत दी जाती है कि वो अपने सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी को चुन सकें, अपने लोगों को चुन सके। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड वोटर्स। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यही सब यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछता है, जो आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग करती है। तो ग्राम सभा और इलेक्शन के बारे में आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ SC/ST को रिजर्वेशन काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, और साथ ही साथ वुमेन का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे कहा गया है कि 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 33% से कम नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर में। लेकिन कहीं कहीं किसी स्टेट ने इसे 50% तक साथियों दे रखा है वुमेन पार्टिसिपेशन को। एक PYQ के अंदर में आप क्वेश्चंस देखोगे यूपीएससी की, तो वुमेन पार्टिसिपेशन का पंचायती राज सिस्टम के ऊपर में क्वेश्चन किया है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं था कि वो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पर था। क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था साथियों कि वुमेन की स्टेटस भारत के ऊपर में क्वेश्चन की गई थी।
जिसमें था क्वेश्चन ये कि एक तो पहला स्टेटमेंट इसी तरह था कि पंचायत राज सिस्टम में हम लोग ने, उसके बाद वुमेन की सिक्योरिटी को लेके उसी में स्टेटमेंट था, और एक था वुमेन की स्कीम को लेकर। यानी आप देखोगे कि यूपीएससी की जो पीटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो डायनामिक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड एक जगह। तो डायनामिक्स क्वेश्चंस के होने के बावजूद अगर आप उसको ठीक से डील नहीं कर पाओगे तो भैया आईएएस बनना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। तो इसलिए याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम पे भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पूछ सकता है, वुमेन की सिर्फ बात करेंगे तो उस पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एससी एसटी की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायनामिक है भैया, तो अपने आप को आप लिमिटेड मत कीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़िए। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है साथियों क्या होता है, एक बॉडी है, ओके, ये फ्री बॉडी है, ये कंडक्ट करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। उसके बाद एक स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो हर 5 साल में बनता है। अच्छा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन बताता है, क्या आपको पता है? और यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया है, ये बनाते हैं गवर्नर, ठीक है। तो ये सब भी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछ सकता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है हर 5 साल में गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और वो क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है पंचायत की क्या चल रही है उस स्टेट के अंदर में। स्ट्रक्चर की बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, तो पहले यूनिट पे आ जाता है आपका ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल पे होता है, जो सबसे बेसिक यूनिट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ये रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विलेज के अंदर में और डेवलपमेंट को लेकर आने के लिए। इसके जो हेड होते हैं साथियों वो सरपंच होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और इसके जो हेड हैं वो सरपंच कहलाते हैं। फिर पंचायत समिति आती है जो ब्लॉक लेवल पर होती है। ये इमीडिएट टायर बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, यानी एक ये आपका हो गया ग्राम पंचायत और ये जिला परिषद, तो इसके बीच में जो गैप आ रहा है ना वो ऐसा कोई गांव है ना भैया वो ग्राम पंचायत के अंदर पे आ पा रहा है, ना वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर पे आ पा रहा है। यानी डेवलपमेंट है लेकिन उतना नहीं है जहाँ के इसको पूरा गाँव कह सकें। जैसे आप रास्ता वगैरह से गुजरते हो तो आपको लगता होगा ना कि ये भाई ये एरिया काफ़ी डेवलप है, बट नॉट लाइक डेवलपमेंट जो यहाँ पे आप सिटी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट देख पाते हो। तो ऐसे लेवल पे इन्हें ब्लॉक लेवल कहते हैं, ठीक है। जो ये एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है ग्राम पंचायत के अंदर में, ठीक, ग्राम पंचायत के साथ मिलकर, और रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ब्लॉक लेवल के ऊपर में। फिर आता है आपका जिला परिषद जो टॉप लेवल पर आता है। ये एक एपेक्स बॉडी है ग्राम पंचायत सिस्टम की, जो कोऑर्डिनेट करता है पंचायत समिति के साथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पे। तो ये पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको इसके बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आइए पावर एंड फंक्शंस की कुछ बात कर लेते हैं, फंक्शंस ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इसका काम है, सोशल जस्टिस करना है लोगों के साथ, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह के सैनिटेशन ये सोशल जस्टिस में आते हैं, तो इनको प्रोवाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। टैक्स कलेक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिस्प्यूट को इनको रिजॉल्व करने की ताकत दी जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। इंटरव्यू वगैरह में क्या पूछ सकता है आपसे, और की कौन टर्म्स है कुछ कुछ, जैसे ग्राम सभा, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने डील कर दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म मैंने इसलिए साइड में रखा है ताकि आप पॉज करके इसे एक एक बार पढ़ लो। मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ ताकि आप पॉज कर सको, ठीक है, ठीक है। तो आप पॉज कर लिए होगे तो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो आज है नेशनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे, नेशनल पंचायत राज डे, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कराया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पॉलिटी के अंदर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूपीएससी के लिए तो बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत पसंदीदा टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है ना यार, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें कृपया करके, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी अपने एग्जामिनेशन प्रिपेयर को अच्छा कर सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।